एक वक्त ऐसा था जब पूरा बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत की वजह से भी चर्चा में रहता था। यह कहानी थी एक ऐसे सुपरस्टार की जिसकी आवाज पर लोग दीवाने थे, और एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपने प्यार को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। ये कहानी सिर्फ अफवाहों की नहीं थी, बल्कि उन नजरों की थी जो बहुत कुछ कह जाती थीं, उन खामोशियों की थी जिनमें हजारों जवाब छिपे हुए थे, और उन रिश्तों की थी जिन्हें कभी नाम नहीं मिला। साल 1973। बॉलीवुड में एक लंबा दुबला सा लड़का अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। नाम था अमिताभ बच्चन। उस वक्त तक वह बड़े स्टार नहीं बने थे। इंडस्ट्री के कई लोग उन्हें रिजेक्ट कर चुके थे। किसी को लगता था उनकी आवाज बहुत भारी है, किसी को लगता था उनका चेहरा हीरो जैसा नहीं है, मगर उनके अंदर एक अलग ही आग थी। दूसरी तरफ थी रेखा, खूबसूरत, बोल्ड और बेहद अलग अंदाज वाली अभिनेत्री। उन्होंने साउथ से आकर हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बनाई थी। शुरुआत में लोग उनके लुक्स का मजाक उड़ाते थे। हिंदी ठीक नहीं थी, लेकिन मेहनत इतनी थी कि धीरे धीरे वही लड़की सबकी नजरों का सेंटर बन गई। फिर दोनों पहली बार फिल्म दो अनजाने के सेट पर मिले। शुरुआत में सब नॉर्मल था, प्रोफेशनल बातचीत, शूटिंग और रिहर्सल। लेकिन धीरे धीरे सेट पर कुछ बदलने लगा। यूनिट वाले नोटिस करने लगे कि दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन है। कैमरे के सामने जो केमिस्ट्री दिखती थी, वो कैमरा बंद होने के बाद भी खत्म नहीं होती थी। रेखा उस दौर में काफी खुलकर बात करने के लिए जानी जाती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इशारों इशारों में कहा था कि अमिताभ उन्हें बाकी लोगों से अलग लगते हैं। उस जमाने में कोई अभिनेत्री इतनी खुलकर किसी शादीशुदा आदमी की तारीफ नहीं करती थी, लेकिन रेखा ने की। और फिर एक के बाद एक फिल्में आने लगीं। मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल। हर फिल्म में यह जोड़ी सुपरहिट हो रही थी। लोग थिएटर में सिर्फ इन्हें देखने जाते थे। प्रोड्यूसर्स को समझ आ गया था कि अगर इन दोनों को साथ कास्ट कर दो तो फिल्म चल जाएगी। धीरे धीरे रेखा का पूरा अंदाज बदलने लगा। पहले जो अभिनेत्री वेस्टर्न कपड़ों और बोल्ड स्टाइल में नजर आती थी, वह अब साड़ी, बड़ी बिंदी और ट्रेडिशनल लुक में दिखने लगी। इंडस्ट्री में बातें होने लगीं कि यह बदलाव अमिताभ की पसंद की वजह से आया है। लोग कहते थे कि रेखा अब वैसी बनने लगी थी जैसी अमिताभ को पसंद थी। सोचिए, कोई इंसान किसी दूसरे के लिए खुद को इतना बदल ले, यह सिर्फ दोस्ती नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा सच यह था कि अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। उसी साल उन्होंने जया बच्चन से शादी की थी। जया एक समझदार, शांत और बेहद टैलेंटेड अभिनेत्री थी। उन्होंने अपना करियर पीछे छोड़कर परिवार को चुना। अब एक तरफ जया थीं जो पत्नी थीं, दूसरी तरफ रेखा थीं जो धीरे धीरे अमिताभ के प्यार में डूबती जा रही थीं। फिर आया साल 1978 और फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म ने जैसे आग में घी डाल दिया। स्क्रीन पर दोनों का प्यार इतना असली लग रहा था कि लोग कहने लगे ये सिर्फ एक्टिंग नहीं हो सकती। फिल्म का गाना ओ साथी रे आज भी लोग सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं। कई लोगों का कहना था कि उस गाने में सिर्फ किरदार नहीं बल्कि असली एहसास थे। सेट पर देर रात तक बातें होना, शूट खत्म होने के बाद भी साथ बैठना, एक दूसरे का खास ख्याल रखना, ये सब बातें धीरे धीरे इंडस्ट्री में फैलने लगीं। और फिर रेखा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करती हूँ, किया है और हमेशा करूंगी। नाम नहीं लिया गया, जरूरत भी नहीं थी। हर कोई समझ गया था कि वह किसकी बात कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दूसरी तरफ से कभी कुछ बोला नहीं गया। अमिताभ हमेशा खामोश रहे, लेकिन कभी कभी इंसान की खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। इंडस्ट्री के लोग कहते थे कि अमिताभ का बिहेवियर रेखा के साथ बाकी अभिनेत्रियों से अलग था। वह उनका ज्यादा ध्यान रखते थे, उनकी फिक्र करते थे, और यह सब सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं लगता था। फिर एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि वह चाहती थीं अमिताभ उन्हें अपनी जिंदगी में चुने, सिर्फ प्यार नहीं बल्कि नाम भी दें। वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती थीं। यह सुनकर बॉलीवुड में तूफान आ गया, क्योंकि पहली बार किसी अभिनेत्री ने इतने खुले तरीके से अपनी भावनाएं बताई थीं। जया को कब सब पता चला, यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन बच्चन परिवार के करीब रहने वाले लोग कहते हैं कि जया सब जानती थीं। उन्होंने कभी जोर से हंगामा नहीं किया, कभी मीडिया में बयान नहीं दिए, लेकिन वह हर जगह मौजूद रहती थीं। अवार्ड शो में, पार्टियों में, फिल्मी इवेंट्स में। उनकी यही खामोशी सबसे ज्यादा ताकतवर थी। फिर आया साल 1981 और फिल्म सिलसिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये जैसे असली जिंदगी का आईना थी। कहानी थी एक शादीशुदा आदमी और उसकी प्रेमिका की। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि असली जिंदगी वाले लोग ही स्क्रीन पर वही किरदार निभा रहे थे। अमिताभ पति बने,
रेखा दूसरी औरत बनी और जया पत्नी। जब फिल्म की कास्ट सामने आई तो पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जया ने यह फिल्म करने के लिए हाँ कैसे कर दी। कुछ लोगों का कहना था कि जया सब अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी, कुछ कहते थे कि वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, और कुछ लोगों का मानना था कि वह अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठा रही थी। फिल्म के सेट का माहौल बहुत भारी रहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया और रेखा के बीच बातचीत ना के बराबर थी। दोनों एक ही फ्रेम में होती थीं, लेकिन एक अजीब सी दूरी साफ दिखाई देती थी। फिल्म का गाना ये कहाँ आ गए हम जब शूट हुआ तो सेट पर अजीब खामोशी थी। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियां थीं, लेकिन माहौल में दर्द था। लोग कहते हैं कि उस गाने में जो भाव थे वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थे। फिल्म रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। हर मैगजीन, हर अखबार, हर इंटरव्यू में सिर्फ यही सवाल था, क्या यह असली कहानी है? और सबसे बड़ी बात, सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा ने कभी साथ काम नहीं किया, जैसे किसी ने फैसला कर लिया हो कि अब यह रिश्ता यहीं खत्म होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक बार एक बड़े फिल्मी फंक्शन में रेखा पहुंची। वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसी इवेंट में जया और अमिताभ भी मौजूद थे। लोगों का कहना है कि जब रेखा ने अमिताभ की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो जया उनके पास आकर खड़ी हो गई। बिना कुछ बोले, बस मौजूद रहकर उन्होंने सब कुछ कह दिया। रेखा कुछ सेकंड वहीं खड़ी रहीं, फिर चुपचाप मुड़कर चली गईं। एक पत्रकार ने बाद में लिखा कि उस रात रेखा अपनी गाड़ी में बैठकर काफी देर तक रोती रहीं। फिर आया साल 1982। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ को गंभीर चोट लगी। हालत इतनी खराब हो गई कि पूरा देश उनके लिए दुआ करने लगा। मंदिरों में पूजा हुई, मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई, लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। और उसी अस्पताल में 2 औरतें थीं, एक पत्नी जया और दूसरी रेखा। कहा जाता है कि रेखा चुपचाप अस्पताल पहुंची थी, बिना मीडिया को बताए, बिना किसी दिखावे के। वह ज्यादा देर नहीं रुकी, लेकिन उनका वहां आना ही बहुत कुछ कह गया। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद अमिताभ बदल गए, जैसे जिंदगी और मौत के बीच जाकर उन्होंने फैसला कर लिया हो कि अब उन्हें अपने परिवार के साथ रहना है। इसके बाद धीरे धीरे रेखा पूरी तरह अकेली पड़ने लगी। साल 1990 में उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। सबको लगा शायद अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। पूरा मीडिया रेखा पर टूट पड़ा। बिना सबूत के उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। किसी ने नहीं सोचा कि वह खुद किस दर्द से गुजर रही होंगी। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि उस मुश्किल वक्त में भी अमिताभ की तरफ से कोई बयान नहीं आया। रेखा फिर से अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने कभी अपने प्यार से इनकार नहीं किया। कई इंटरव्यू में उन्होंने इशारों इशारों में अपनी भावनाएं जाहिर की। उन्होंने कहा था, मैंने सच्चा प्यार किया है और वो प्यार आज भी मेरे अंदर जिंदा है। दूसरी तरफ अमिताभ ने 40 सालों में कभी रेखा का नाम नहीं लिया, ना इंटरव्यू में, ना ब्लॉग में, ना किसी अवार्ड शो में। ये खामोशी ही सबसे बड़ा सवाल बन गई, क्योंकि जब कोई रिश्ता बिल्कुल नहीं होता तो इंसान उसे छुपाता नहीं, लेकिन जब कोई रिश्ता बहुत गहरा होता है तब लोग उससे बचने लगते हैं। आज भी जब किसी अवार्ड शो में रेखा और अमिताभ एक ही जगह दिखते हैं, लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अफवाह नहीं रही। ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी अधूरी मोहब्बत बन चुकी है। आज रेखा अकेली रहती है मुंबई के अपने बंगले में, हमेशा की तरह साड़ी, सिंदूर और मुस्कान के साथ, लेकिन उनकी आंखों में आज भी एक अधूरी कहानी दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी लोग इस रिश्ते को भूल नहीं पाए, क्योंकि कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती फिर भी जिंदगी भर जिंदा रहती हैं।